हाय नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के बार बार डिमांड पर, आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे हमारे चैनल पर कि हम NABH पर जो हमने अभी तक जो वीडियो बनाई है चैप्टर 4 तक, उससे आगे की वीडियो बनाएं। तो वो था HIC हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, नेक्स्ट चैप्टर हमारा था। हमें इस पे वीडियो बनानी थी और चूँकि हमारे चैनल पर स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअल स्टोरीज एंड स्पिरिचुअल टॉक होती है अक्सर, और वो मेरा खुद का एक शौक़ है स्पिरिचुअलिटी में वर्क करना, मंत्र पर वर्क करना, हाउ टू वर्क द मंत्रास, हाउ टू वर्क द मेडिटेशंस, दीज ऑल थिंग्स। एंड अपना जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको देखना, उस पर रिसर्च करना, उस पर काम करना। बट चूँकि पिछले 21 साल से हम हॉस्पिटल जगत से जुड़े हुए हैं, 2001 से, क्वालिटी में भी काफ़ी काम किया है और थोड़ा सा ये NABH का पूरा 5th एडिशन हमने अच्छे से पढ़ा है। तो बार बार अभी पिछली हमने 4 वीडियो बनाई थी, उसके बाद लोगों का ये डिमांड था कि हम NABH पर और NABH की जो अगली वीडियो है वो बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो है HIC हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। उसके ही इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल को मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में और उसके बाद नट एंड सेल में हिंदी में समझाता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स एन इफेक्टिव हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम. The program is documented and aims at reduce augmenting infection risk to patients, visitors, providers of care. Program is implemented across the organization including clinical area and support services. नट एंड सेल में हमने क्या कहा, ये हमारे 5th चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, नट एंड सेल में ये लिखा हुआ है कि हमें हॉस्पिटल को एक इफेक्टिव प्रोग्राम, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम लागू करना चाहिए जो डॉक्यूमेंटेड हो, जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता हो, ख़त्म करता हो, रिस्क को ख़त्म करता हो इन्फेक्शन के। किसके लिए? जो विजिटर्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके लिए। तो ये HIC इसके इर्द गिर्द घूमता है। अब HIC की हम समरी ले लेते हैं कि HIC में होता क्या है और जो HIC है इसमें कितने स्टैंडर्ड होते हैं। तो HIC में जब हम समरी ऑफ स्टैंडर्ड्स लेंगे तो 8 स्टैंडर्ड्स होते हैं। मैं 8 को पढ़ता हूँ एक एक करके, और जब आप NABH 5th एडिशन की बुक लेंगे उसमें सेम टू सेम यही लिखा होगा और उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। HIC 1 क्या लिखा हुआ है? द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू comprehensive and coordinated hospital infection prevention and control means HIC program aimed at reducing augmenting risk of patients, visitors, providers of care and community। जो मैंने पहली बात कही थी सेम, कि हॉस्पिटल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक कम्प्रीहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाना चाहिए। नंबर 2 में क्या है? HIC 2 द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट रिसोर्स फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, सुबह इसके ऊपर हमने क्या बात की थी प्रीवियस में कि एक प्रोग्राम होना चाहिए। HIC 2 में हम क्या कह रहे हैं कि एप्रोप्रिएट रिसोर्सेस होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए। HIC C में क्या कहते हैं? HIC 3 में हम क्या कहते हैं? द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन क्लिनिकल एरियाज। तो HIC में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम किस में? जो हमारे क्लिनिकल एरिया है, जहाँ मेडिसिन देने का एरिया है, जहाँ मेडिसिन प्रिपरेशन करने का एरिया है, जहाँ पर हम ये सब काम करते हैं। स्विचरिंग का एरिया जो क्लिनिकल एरिया है, इमरजेंसी है, वार्ड्स है। अब आ जाते हैं HIC 4। HIC 4 में कहता है द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन सपोर्ट सर्विसेज। अब वो था क्लिनिकल एरिया, अब सपोर्ट सर्विसेज में करते हैं HIC 4 में।
तो जो हमें इन्फेक्शन जो इम्प्लीमेंट्स करना है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम का किस एरिया में करना है, जो सपोर्ट सर्विसेज है। अब जैसे सपोर्ट सर्विसेज में फार्मेसी हो गई, क्लीनिंग वाला हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, हमारा स्टोर हो गया, हमारा सिक्योरिटी एरियाज हमारे हो गया, हमारा फ्रंट ऑफिस हो गया, इस एरियाज में। ठीक है, अब HIC 5 पे आते हैं। HIC 5 में है द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स एक्शन टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन पेशेंट्स। तो अब पेशेंट्स में करना है कि हमें क्या एक्शन लेने हैं हॉस्पिटल में जो पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए एक्शन लेने। डिटेल में हम बताएंगे कैसे नहीं कैसे इन्फेक्शन हम रोक सकते हैं। इससे एंटीबायोटिक कॉस्ट रुक सकती है, पेशेंट का स्टे भी कम होगा, ये सब लाभ होते हैं इससे। तो हमें पेशेंट्स में इन्फेक्शन ना बढ़े उसके लिए भी हमें स्टेप ऑर्गेनाइजेशन को उठानी चाहिए। ठीक है, हम कहाँ आते हैं, HIC 6 नंबर पे हमारा है। 6 नंबर पे द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सर्विलेंस टू कैप्चर एंड मॉनिटर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डेटाज पे आ गए कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, सर्विलेंस करना चाहिए, भी चेक करना चाहिए, अपना मॉनिटर करना चाहिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर जो कंट्रोल प्रोग्राम है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसे मॉनिटर करना चाहिए, उसका डेटा मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, 7 में क्या है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूडिंग स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शंस, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस। तो हमें उसको भी मेज़र करना है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन को मेजर्स करना है, जो हमारे इंक्लूडिंग स्टेरिलाइजेशन है, डिसइंफेक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस हैं, इनका भी पूरा टेक केयर करना है। उसके बाद 8 HIC 8 में क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स एक्शन टू प्रिवेंट रिड्यूसिंग हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन इट्स स्टाफ। अब क्या है भाई, हम एक हिजार्डियस डिजीज़ होती है। अब हमारा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ काम कर रहा है, तो बहुत सारी डिजीज होती है, इन्फेक्शियस होती हैं। जैसे अभी आप कोविड से गुजरे हैं तो वो इन्फेक्शियस थी, इन्फ्लुएंजा है वो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई वो हो गया, कुछ सेप्सिस होते हैं, कुछ सेप्टिक होते हैं, जो वुंड्स होते हैं उनमें इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकई है, इस तरह के कुछ इन्फेक्शन हैं जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड होते हैं, इसके स्टाफ को ना। कई बार आपने देखा टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, वो भी एक से दूसरे में ही फैल जाता है। टाइफाइड कैंटीन में लोग वर्क कर रहे हैं और उसमें उनका हाथ अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे और वो कैरियर हैं टाइफाइड के, तो इस तरह का उसको भी कंट्रोल करना। तो इस तरह हमारे पास कितने हो गए, HIC 8। तो 8 स्टैंडर्ड्स इसमें चैप्टर में हमारे पास हैं। अब इन 8 स्टैंडर्ड्स में हम क्या करेंगे, एक एक करके हर स्टैंडर्ड्स को आपको पढ़ाएंगे, एक एक स्टैंडर्ड में, हर स्टैंडर्ड में क्या बात कही गई है डिटेल में। ठीक है, HIC 1 हमने पहले आपसे बात करी थी, इसे एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, फिर से इंग्लिश में पढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर वो जो स्क्रीन में जो हमने पढ़ा है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे आप वीडियो को रोक कर पूरा पढ़ सकते हैं और पढ़कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज भी इससे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं HIC 1। The organization has a comprehensive and coordinated hospital infection prevention and control HIC program aimed at reduce eliminating risk to patients, visitors, providers of care and community। अब इसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स कितने हैं ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। J तक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं इसमें, A से लेके J तक। और इसमें जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये जो हैं वो हैं कोर एलिमेंट्स। तो हम देखेंगे जब हम इसे पढ़ते हैं तो 3 तरह आपको इस तरह कोर एलिमेंट्स, कमिटमेंट एलिमेंट, अचीवमेंट एलिमेंट और एक्सीलेंट्स, इस तरह के 3 चीज़ देखने को मिलेंगी। कोर, कमिटमेंट, अचीवमेंट और एक्सीलेंस नाम की स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कोर हैं जो रेड कलर में लिखे हुए हैं वो आपको हर हाल में तैयार करनी है। हर इंस्पेक्शन में जब भी आपका NABH का इंस्पेक्शन होगा वो आपका कोर वाला तो आपको पूछेगा। उसके बाद होता है कमिटमेंट जो ब्लू में लिखा हुआ है, ये जब आपका फाइनल असेसमेंट आएगा तो उसमें आपको पूरा करना होगा। उसके बाद आता है अचीवमेंट जो पर्पल में लिखा हुआ आप देख रहे हैं। तो जो पर्पल वाला है, अचीवमेंट वाला है, ये जो आपका सर्विलांस इंस्पेक्शन होता है उसमें आपको करना है। एक्सीलेंस में भी जो सर्विलांस के बाद सर्विलांस होता है उसमें करना है। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा आपको रेड कलर और ब्लू कलर के लिखे हुए कमिटमेंट पर फोकस करना है जो मैं पढ़ता हूँ। पहला कोर एलिमेंट क्या है जो आपको करना ही करना है, A
द हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इज डॉक्यूमेंटेड विच एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन इट्स हॉस्पिटल। ये जो आपका एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, ये तो हर हाल में आपको देखना ही है कि आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसका एम हो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का और उसको रिड्यूस करने का, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल में जो होता है उसके लिए। क्लियर हो गया। बी, द हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम आइडेंटिफाइज हाई रिस्क एक्टिविटीज एंड हैज़ रिटन गाइडेंस टू प्रिवेंट एंड मैनेज इन्फेक्शन फॉर दीज एक्टिविटीज़। अब हमें जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम है, हाई रिस्क एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी और उसके बाद रिटन गाइडेंस बनाना होगा कि किस तरह से हम इन्फेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। सी है, द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इज रिव्यूड एंड अपडेटेड लीस्ट वंस आ ईयर, साल में एक बार। अब ऐसा नहीं एक बार आपने इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम बना लिया, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम बना लिया और उसके बाद मस्त हो गए, नहीं, साल में हर बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा। जब बार बार आप वहाँ पर कल्चर कराएंगे हॉस्पिटल का, तो कल्चर कराने के बाद कौन कौन से चीज़ पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ आपकी पॉजिटिव आ रही हैं, फिर उसके हिसाब से आप मेडिसिन डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे कि फ्यूमिगेशन किस तरह कराना है, डीप क्लीनिंग किस तरह से करानी है, इस चीज़ पर आएगा। अगला है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मल्टी डिसिप्लिनरी इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी विच कोऑर्डिनेट ऑल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज। अब क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक कमेटी बनानी पड़ेगी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, जो बार बार इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। The infection prevention control program is reviewed based on infection control assessment tool. Infection control assessment tool आपके पास होंगे, चेकलिस्ट होंगी, उसके आधार पर आपको क्या है, ये प्रोग्राम को रिव्यूड करना होगा। ये फाइनल, जब आपका असेसमेंट फाइनल होगा तब वो आपको पूछेगा। आ गए, द ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्फेक्शन कंट्रोल टीम विच कोऑर्डिनेट इम्प्लीमेंट्स ऑफ ऑल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्टिविटीज। आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो कोऑर्डिनेट करेगी कि आप जो प्रोग्राम है इन्फेक्शन कंट्रोल करने का उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे। इन्फेक्शन प्रिवेंशन करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही नहीं हो रही, इसको चेक करेंगे। हर हाल में फोकस करना चाहिए, इस पर फोकस ही रखना है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेजिग्नेटेड इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर एज पार्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। तो आपके हॉस्पिटल में अगर आप कमेटी है तो एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होना चाहिए। वो जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है मिनिमम MBBS हो या आपके यहाँ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हो, जिसको ये सारी नॉलेज हो, वो एक ऑफिसर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेजिग्नेटेड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। अब आपको एक ICN भी होनी चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होनी चाहिए एज ए पार्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। उस इन्फेक्शन कंट्रोल टीम में 2 व्यक्ति बहुत ज़रूरी हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर जो मिनिमम MBBS हो या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हो, और दूसरा एक ICN इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो, BSc नर्सिंग हो और उसने ICN का कोर्स किया हो। आप मेडवर्ड सिटी पर चले जाइए, वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का कोर्स होता है, एक आई थिंक 1 मंथ से 3 मंथ का होता है। medversity.com पर आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन आप ये कोर्स कर सकते हैं ICN का, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का, ठीक है। अगला है, द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्टिविटीज़ फॉर द कम्युनिटी। अब हमें भाई कम्युनिटी में भी इन्फेक्शन ना हो उसका भी ध्यान होना चाहिए। मान लो हमारे पास ट्यूबरकुलर पेशेंट है और हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट है जो डिजीज़ फैल सकती है और उसका एग्जॉस्ट फैन हमने कम्युनिटी की तरफ कर दिया, या हमारा कोई वाटर है, इन्फेक्टेड वाटर है जो लैब से जा रहा है, उसको बिना ट्रीट करे और हमने नाले में छोड़ दिया, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखा है वो इन्फेक्शन हमारी हॉस्पिटल से या कहीं से ऑर्गेनाइजेशन से आसपास की कम्युनिटी में भी ना जाए, ठीक है। अगला है, द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट्स इज मैनेजिंग कम्युनिटी आउटब्रेक्स। मान लो कोई बीमारी ऐसी है हॉस्पिटल से बाहर ना फैले, इस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट करना होगा। या ये कोई आउटब्रेक हो गया उसे कैसे मैनेज करें, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को भाग लेना होगा, ठीक। अब हम आते हैं HIC2। ये HIC1 था, थोड़ा डिटेल में था। HIC2, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसमें आपके A से लेके E तक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। कैसे, द मैनेजमेंट मेक्स अवेलेबल रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। अब इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम तो जब भी करोगे जब आपके पास पर्याप्त रिसोर्स होगी, ये मैनेजमेंट का काम है प्रोवाइड कराना,
ठीक। द ऑर्गेनाइजेशन एयर मार्क्स एडुकेट फंड्स फ्रॉम द एनुअल बजट इन दिस रिगार्ड्स। इन्फेक्शन कंट्रोल आप करोगे कैसे? आप विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के केमिकल्स लाने हैं, ठीक है, और आपको विभिन्न प्रकार का क्लीनिंग एजेंट्स चाहिए, आपको मशीन्स चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे? फंड तो चाहिए ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को एडुकेट फंड भी एनुअल बजट में देना होगा। एडुकेट सी है, एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सोप एंड डिसइंफेक्टेंट्स आर अवेलेबल एंड यूज करेक्टली। ये हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए। हैंड वॉश एरिया हमारा एडुकेट शॉप हो, हैंड वॉश करने के लिए इक्विपमेंट हो, जैसे ग्लव्स हैं, मास्क है, कैप्स हैं, ठीक है, और जैसे आप कहते हैं एक सॉल्यूशन अलग अलग हों, अलग अलग हम क्लिनिकल एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक, तो वो क्लिनिकल एजेंट जैसे R2 है, R6 है, हाइपो सोल्यूशन है, इस तरह की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। MSDS सीट भी उनकी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। आगे डी है, एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट फैसिलिटी फॉर हैंड हाइजीन इन द पेशेंट केयर एरियाज आर एसेसिबल टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एडुकेट अप्रोप्रिएट फैसिलिटी फॉर हैंड हाइजीन होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, लेकिन हैंड हाइजीन के साथ साथ मैंने पीछे वीडियो भी बनाई है, वो जो हैंड वॉश के स्टेप्स हैं, वो 5 स्टेप्स वगैरह हमें अच्छे से समझिए। से ये पाम टू पाम, फिर हम बैक टू पाम थोड़ी देर करते हैं, इंटरलेसिंग करते हैं, फिर ऐसे इंटरलॉकिंग करते हैं, फिर थंब रोटेशन करते हैं, टिप ऑफ फिंगर्स ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होने चाहिए। अगला ई है, आइसोलेटेड वेरियर नर्सिंग फैसिलिटी आर अवेलेबल। ये बिल्कुल सर्वेलाइंस जब होगा तब होगा कि आइसोलेटेड एंड वेरियर नर्सिंग फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये HIC 2 में आता है। HIC 3 में आ जाते हैं। HIC 3 में द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इन द क्लिनिकल एरिया। नेट एंड सेल में कहें कि भाई हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो क्लिनिकल एरिया है उसमें हमारा प्रोग्राम 100% इम्प्लीमेंट हुआ हो, वो पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जी तक इसमें दे रखे हैं, जैसे स्टैंडर्ड हमारे पास बिल्कुल जो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स हैं पूरी तरह फॉलो होने चाहिए। जैसे अगर हम किसी पेशेंट को टच करने जा रहे हैं तो वो हैंड वॉश करके उसके बाद ही जाएगा, पेशेंट को टच करने के बाद फिर वो हैंड क्लीन करेगा सैनिटाइजर से। इस तरह से जो भी हमारे लॉज हैं वो हमारे एकदम पक्के होने चाहिए कि हमें ICU का जो है हर 8 दिन में या 15 दिन में डीप क्लीनिंग करानी है, तो डीप क्लीनिंग होनी ही चाहिए। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन एडेयर टू हैंड एंड हाइजीन गाइडलाइंस हमारी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए कि अगर घर में भी हाथ धो रहे हैं तो जैसे मैंने भी हैंड वॉश करके बताया बिल्कुल वैसे ही उसका होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन एडेयर टू ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन कि इन्फेक्शन ना हो, ट्रांसमिशन ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन एडेयर टू सेफ इंजेक्शन एंड इन्फ्यूज़न प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब वो भी हम किसी पेशेंट को टच करके आए, उसके बाद उसका हमने ड्रिप खोली और यूँ करके कनेक्ट कर दी, फिर यहाँ कनेक्ट करके दूसरी जगह चले गए, भैया यहाँ का इन्फेक्शन वहाँ फैला दिया। इस बात पे हमारा ध्यान होना चाहिए। एप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल यूज़ पॉलिसी होनी चाहिए, ये नहीं कि जो सस्ता आया वो माइक्रोबियल यूज़ कर लिया। हमने अपने यहाँ पहले हम कुछ केमिकल यूज़ करते थे, फिर उसको हटा के वैसिलोल यूज़ किया। वैसिलोल, ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ वैसिलोल की, लेकिन वैसिलोल के बाद हमें बहुत अच्छे इफेक्ट है। उससे पहले हम जो हॉस्पिटल की क्लीनिंग करते थे रूम की, तो गायनी की सर्जरी के बाद क्या होता था, फीवर आ जाता था पेशेंट को। जब हमने केमिकल बदला फीवर आना बंद हो गया, एंटीबायोटिक कॉस्ट कम हो गई, हॉस्पिटल का स्टे कम हो गया। तो वैसिलोसिड और वैसिलोल हमने यूज़ किया। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स एंटी माइक्रोबियल यूज पॉलिसी एंड मोनिटर रेशनल यूज ऑफ एंट्रोमाइक्रोबियल एजेंट्स। एक हमारे पास पॉलिसी भी होनी चाहिए कि हम रेशनल यूज करें, उन चीज़ का मॉनिटर भी करें। ये नहीं कि जिस चीज़ में अगर 20 ml पढ़ना है तो वहाँ हमने 100 ml डाल दिया, और जहाँ 20 ml पढ़ना है वहाँ हमने 5 ml डाल दिया। तो हमको प्रोप्रिएट जो उसमें प्रॉपर बता रखा है कि ये सॉल्यूशन, ये मिक्सचर एंटी माइक्रोबियल इतना मिलना चाहिए, उस हिसाब से उसको हमें मिलाना चाहिए। एंड एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है तो उसका हम 15 दिन में या हफ्ते में एक राउंड करा सकते हैं। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है। जैसे मैंने एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर बताया, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बताई, ICN, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है। अगर कहीं किसी के यहाँ अपॉइंटेड नहीं है तो उसकी आप विजिट करा सकते हैं NABH के हिसाब से, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में उसके सिग्नेचर कमेटी में उसका होना और उसकी जो उसने गाइडलाइंस दी हैं, जो उसने आपको बताया, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक, हम अगली स्लाइड्स पर आते हैं HIC की और बढ़ते हैं आगे HIC 4 पर।
द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम इन द सपोर्ट सर्विसेज। सेम चीज़ है, हमें वो चीज़ जो हमने क्लिनिकल एरिया में की है वही हमें सपोर्ट सर्विस में की है। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे ध्यान, किस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा? नंबर 1 इंजीनियरिंग कंट्रोल प्रिवेंटिंग, जो इंजीनियरिंग एरिया है जो उसमें, दूसरा कौन सा एरिया है? हाउसकीपिंग एरिया है वहाँ, ठीक है। और तीसरा क्या है? ड्यूरिंग द, जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई रिनोवेशन कर रहे हैं, उसके दौरान हम इन्फेक्शन ना हो जाए उस टाइम पर। हाउसकीपिंग प्रोसीजर करते हैं हम, उस समय इन्फेक्शन ना हो जाए उस समय। BMW हैंडल हमें प्रॉपरली, बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उसे प्रॉपरली हैंडल करें। जो चीज़ जिसमें डालनी है उसमें डालें, ब्लैक में जनरल वेस्ट पड़ना जनरल डाल लें, ब्लू में जो डालना है वो ब्लू में डालें, येलो में जो डालें येलो में डालें। मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें प्रॉपरली डालें। ग्लव्स का प्रॉपरली हाउस कीपिंग जो है, ये नहीं कि भाई हाउस कीपिंग वाले हैं वो तो बेचारे सफाई वाले हैं, उन्हें प्रॉपरली ग्लव्स ही नहीं मिल रहे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि इन्फेक्शन, निडिलिस्टिक इंजरी ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान, लाउंड्री लेनिन मैनेजमेंट प्रॉपरली हो। पता चला इन्फेक्टेड एक बी पॉजिटिव का आ गया, बी पॉजिटिव का आपके उठा के सब में मिलाया, उसमें धुलाई कर दी सबको, और पेशेंटों को भी बी पॉजिटिव इन्फेक्शन फैल गया। तो इन्फेक्टेड मटेरियल को कैसे यूज करना है कि पहले उसे हमें डिप करना है हाइपो के सोल्यूशन में, कितने हाइपो सोल्यूशन में डिप करना है, उसके बाद क्लीन करने के बाद फिर प्रॉपर स्टेलाइजेशन के बाद ही हमें वॉशिंग एरिया में भेजना है। तो ये सब चीज़ हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो क्या जो सपोर्टिव एरिया है वहाँ पे भी इन्फेक्शन कंट्रोल हो, उसके लिए भी हमें पूरी पॉलिसी बनानी होगी और वो हमें लागू करनी होगी। किचन है, किचन सैनिटाइजेशन है, फूड हैंडलिंग इश्यूज़ हैं, इन पे हमें पूरा ध्यान देना कि लोगों के नाखून पूरे से कटे हुए हों, बाल बड़े ना हो, जब वो खाना बना रहे हों वहाँ उनका कैप लगा हुआ हो, उनका बीच बीच में हम कल्चर लें किचन का, जो फ्रीज का चेक करें उसमें कोई फंगस तो नहीं हो रही। ये सब पूरी क्लीनिंग जो हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आएगी, HIC 4 में आएगी और सपोर्टिव सर्विसेज वाले एरिया में आएगी, ठीक है। HIC 5 में आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन टेक्स एक्शन टू प्रिवेंट हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शन इन द पेशेंट्स। अब भैया पेशेंट्स का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंट्स में तुम्हें बंडल्स बनाने पड़ेंगे। बंडल्स क्या हो गए? कुछ पैरामीटर्स, जैसे आप सबसे पहले क्या देखोगे? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप देखोगे कितने लोगों को कैथेटर पड़ा हुआ है, रोज़ नोट करोगे। फिर उसके बाद देखोगे किसी को इन्फेक्शन तो नहीं है, वो डेटा मेंटेन करोगे एक। दूसरा, आप ऑर्गेनाइजेशन टेक एक्शन प्रिवेंशन इन्फेक्शन रिलेटेड टू वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, वैप कहते हैं। कितने लोगों को वेंटिलेटर लगा, वेंटिलेटर के बाद निमोनिया तो नहीं हुआ, निमोनिया हुआ तो फिर उसका कल्चर भेजोगे कि भाई उसे निमोनिया हुआ था, किस बैक्टीरिया से, कौन सा एसोसिएटेड बैक्टीरिया था, इसका डेटा मेंटेन करोगे। उसके बाद जो हमारा सेंट्रल लाइन होती है, कैथेटर लिंक्ड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो होता है, सेंट्रल लाइन कितने लोगों को पड़ी, डेली आप नोट करोगे इतने लोगों को सेंट्रल लाइन पड़ी, और फिर सेंट्रल लाइन से उन्हें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, किसी को हुआ तो वो डेटा पूरा मेंटेन करोगे। फिर किस बैक्टीरिया से हुआ, कौन सा कल्चर था, वो कल्चर देखोगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टेक एक्शन प्रिवेंट सर्जिकल इन्फेक्शन, जैसे किसी को सर्जरी उस साइड को चेक करोगे डेली, कितनी सर्जरी हो, वहाँ कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, पेशेंट को फीवर तो नहीं है, वो डेटा मेंटेन करोगे। तो इसे बंडल्स कहते हैं, ठीक है। जब ICN का कोर्स करोगे तो ये उसमें ऑलरेडी बताया जाएगा। अब HIC 6 में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सर्वेलेंस टू कैप्चर एंड मॉनिटर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल डेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? डेटा को कैप्चर करना है। जैसा भी मैंने बताया था कि कैथेटर एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन है, वेप है, इस तरह के सारे डेटा हमें मेंटेन करने हैं। क्या करना? द स्कोप ऑफ सर्वेलेंस इनकॉर्पोरेट ट्रैकिंग एनालाइजिंग ऑफ इन्फेक्शन रिस्क रेट्स एंड ट्रेंड्स। जब आप डेली चेक करोगे कि ये इतने लोगों को वेंटिलेटर लगा हुआ है, इतने लोगों को कैथेटर पड़ा हुआ है, इतने लोगों की सर्जरी हुई है, इतने लोगों को सेंट्रल लाइन पड़ी हुई है, ठीक है, आप डेली के डेली ये चेक करोगे। फिर उसमें देखो किसी किसी फीवर हुआ, उस डेटा को संभाल के रखोगे। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म आया, बैक्टीरिया कौन सा है, ऐसे देखोगे तो इसको ये HIC C में आएगा, ठीक है। वहाँ तो वो आपको कैसे कैसे देखना या कैप्चर करना, रिकॉर्ड रखना, वो आएगा। सर्वेलेंस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द आइडेंटिफाई हाई रिस्क एक्टिविटीज़, इस पर फोकस करना है। फीडबैक रिगार्डिंग सर्वेलेंस डेटा टू प्रोवाइडेड रेगुलरली टू अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स
द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन टू कंट्रोल आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शंस, ये भी इसमें आता है। सर्वेलांस डेटा इज एनालाइज्ड एंड अप्रोप्रिएट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकिंग। लास्ट में सारी बात यह है कि आपको सारा डेटा इकट्ठा करना है। डेटा में ये भी ध्यान रखना है कि कोई इन्फेक्शन बीमारी आउटब्रेक ना हो वहाँ से, या वो इन्फेक्शन फैले ना। वो कोई भी इन्फेक्शन अगर आपने टाइमली कैप्चर कर लिया है, उसके बाद आपने उसको पूरा फोकस करना है अप्रोप्रिएट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन पर जो आपने लेने हैं। जैसे मान लो फॉर द एग्जांपल किसी में साल्मोनेला टाइफी इज़ वेरी कॉमन, वो तो अलग चीज़ हो गई। एक तरह से मान लो स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस आ गया कहीं पॉजिटिव, ठीक है, ओरियस वगैरह, तो आप रखो ना कहाँ पे आया, पहले कल्चर किया, फिर आप वहाँ क्लीनिंग करोगे, फिर वहाँ गए आप देखोगे कि नहीं अब नहीं आया। जब आप वहाँ पे अच्छे से फ्यूमिगेशन डीप क्लीनिंग वगैरह करोगे, फिर आप उसको ट्रेंड को देखोगे अक्सर कब हुआ, ठीक है। हमने एक लोग बताया था कि जब लोग आए तो उनका पहली कल्चर कर लो, देखो कल्चर क्या आया, फिर 3-4 दिन बाद देखो उसका कल्चर। अगर पॉजिटिव आपके हॉस्पिटल में आने के बाद किसी को कल्चर पॉजिटिव आ रहा है, किसी का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, फिर आप कल्चर से वो बैक्टीरिया भी पकड़ सकते हो। इस तरह से आप चीज़ें कैप्चर कर सकते हो। HIC7 पर पहुँचते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आई थिंक आपको आनंद आ रहा होगा। HIC7 पर हम पहुँचते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूड स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एडुकेट स्पेस एंड अप्रोप्रिएट जोनिंग फॉर द स्टेरिलाइजेशन एक्टिविटीज़। जो स्टेरिलाइजेशन एक्टिविटीज़ है उसके लिए एडुकेट स्पेस और अप्रोप्रिएट जोनिंग होनी चाहिए, जोन एरिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्लीनिंग, पैकेजिंग, डिसइंफेक्शंस, स्टेरिलाइजेशन, स्टोरिंग एंड इश्यूज ऑफ द आइटम्स इज़ डन एज पर द रिटन गाइडेंस के हिसाब से होनी चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिप्रोसिंग्स ऑफ सिंगल यूज इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस आर डन एज पर रिटन गाइडलाइंस। आपकी गाइडलाइंस से सिंगल यूज है, अब एक निडल है वो सिंगल यूज की है तो गाइडलाइंस के हिसाब से यूज होनी चाहिए। उसके बाद उसका आपने यूज करा, उसके बाद कटर में काटने के बाद जो हमारा वाइट कंटेनर होता है उसमें आपने रखा, जब वो 1/3 हो गया तो उसे सील कर दिया, फिर वो निकल नहीं सकती, इस तरह से, ठीक है। रेगुलर वैलिडेशन टेस्ट होने चाहिए ऑफ स्टेरिलाइजेशन कैन कैरिड आउट एंड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। द एस्टेब्लिश्ड रिकॉल प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड रिटन एंड ब्रेकडाउन इन द स्टेरिलाइजेशन सिस्टम इज आइडेंटिफाइड। रिकॉल प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये होना ही चाहिए किसी भी संस्था में। जैसे कि मान लो CSSD है, अब CSSD से आप अचानक रिकॉल करो कि कोई चीज़ खराब, स्टेरिलाइजेशन आपने देखा उसमें कुछ जो इंडिकेटर लगे हैं प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ, एक ऐसे हो सकता है, या अंदर आपने देखा कुछ इंस्ट्रूमेंट गंदा पाया गया कुछ हो, तो आप उसे रिकॉल करोगे, तो रिकॉल प्रोसेस हम अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये HIC7 था। HIC8 लास्ट में आ गए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, 30 मिनट की हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। HIC8 में द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स एक्शन टू प्रिवेंट टू रिड्यूस हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन स्टाफ। एक ही लाइन में सारी बात क्लियर हो गई है कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस to reduce the risk of the transmitted microorganism among health care providers। भाई हमारा स्टाफ है उसकी भी तो हमें केयर करनी पड़ेगी, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब कहीं रेस्पिरेटरी डिजीज हो रखी है और आप मास्क की अवेलेबल नहीं करा रहे स्टाफ को, और वहाँ ज़रूरत नहीं सर्जिकल प्लेन मास्क की, वहाँ पे आपको हो सकता है 19 मास्क की ज़रूरत हो, स्पेशल मास्क की ज़रूरत हो, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स एन इम्यूनाइजेशन पॉलिसी फॉर द स्टाफ। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगनी है, अब कोरोना हो गया उसकी वैक्सीन है वो प्रॉपर लगनी चाहिए, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, और हमें वो जितना भी वैक्सीनेशन हम अपने स्टाफ को सेव करने के लिए लगा सकते हैं वो हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। उसके बाद है द ऑर्गेनाइजेशन, और इसका डेटा भी रखना है। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स वर्क रिस्ट्रिक्शन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विद द ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन। जहाँ भी ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन है तो वहाँ हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, रेस्पिरेटरी पेशेंट देख रहा है, मान लो हमने देखा उसका बीमारी फैलने वाली ऐसा पेशेंट देखे, तो वहाँ फिक्स स्टाफ रखेंगे, भाई तुम ही देखोगे, ये नहीं कि वे उसमें सब में जा रहे हैं, सब लोगों में जा रहे हैं, वहीं देखेंगे, उन्हें प्रॉपर PPE दिलवाएंगे, प्रॉपर केयर करेंगे, लेकिन वो सब में मिक्स ना हो ताकि वो इन्फेक्शन फैले ना। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स मेजर्स फॉर ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर प्रिवेंशन। अब जैसे कई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, कई सारे बहुत सारे इन्फेक्शन जो बॉडी फ्लूइड से फैलते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमने बॉडी फ्लूइड लिया है वो संभाल के उसे हैंडल करें,
वो ऐसा ना हो कि वो उसी से ही सारे में बीमारी फैल जाए। हमारे स्टाफ को हो सकती है, औरों को भी हो सकती है। ठीक है। एप्रोप्रिएट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज द प्रोवाइडेड टू द स्टाफ मेंबर्स एंड कंसर्न। ये 8th में है, ई है, लास्ट पॉइंट है। इसमें यह कहा गया है कि स्टाफ को अगर मान लो नीडल की इंजरी हो गई तो पूरा उसका जांच कराना, पेशेंट की जांच कराना, उसे फॉलो अप करना, उसका ट्रीटमेंट करना, ये हमें देखना होगा। हेपेटाइटिस बी की कोई नीडल लगी तो उसका पूरा केयर देखना पड़ेगा कि हमारे स्टाफ को कोई इन्फेक्शन तो ना हो जाए नीडल स्टिक इंजरी से। किसी फ्लूड के, जो कोई इन्फेक्टेड फ्लूड है उसके टच में आ गया तो उसका पूरा देखना, पूरी प्रोफाइलेक्सिस हमें यूज़ करना होगा। और अगर एक्सपोजर भी हो गया है तो उसके बाद की भी हमें केयर करनी होगी। तो एप्रोप्रिएट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल स्टाफ मेंबर्स कंसर्न। ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कोर, कमिटमेंट, अचीवमेंट और एक्सीलेंस के बारे में, जो आपके लिखे हुए हैं वो भी बताया मैंने आपको। HIC के जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल है उसके बारे में, चैप्टर के बारे में आपको बताया। इसमें 8 मेन स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए, पढ़ा दिए, आपके सामने आ रहे हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा और इन्फेक्शन कंट्रोल चैप्टर आपका हो गया 100% पूरा। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डालिएगा किस तरह का वीडियो है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल में मात्र अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इनको बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।